वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द वीक 1 to 4 एंड उसके साथ में आपको उसकी फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी। मतलब हर वीक का ऐसे फॉर्मूलाज में बेस्ड है। तो एज इन केस यू हैव नॉट मेड द फॉर्मूला शीट, इट इज़ द बेस्ट वन फॉर यू, यू कैन यूज इट। एंड इसमें मैंने ट्राई किया कि मैं सारे फॉर्मूलाज कवर कर लूँ, ठीक है, फॉर यू, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए एंड आप इजीली अच्छे से सब कर पाओ। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे PYQs अपलोड कर दिए हैं स्टार्ट्स के, और मैंने 4 सेट उसके प्रोवाइड किए हैं। वो मैंने आपको फुल कंसेप्ट के साथ कराया है। बट ऐसे कोई कोई कंसेप्ट होते हैं ना जो PYQs में इनकेस कवर नहीं हो रहे हैं, कुछ फॉर्मूलाज है, और अगर वो एग्जाम में इस बार आ गए, तो इसलिए मैं ये छोटा सा एक वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए, प्लस आपको जो फॉर्मूला शीट चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो फॉर्मूला शीट, इसमें तो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो इसका तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट्स में पिन मिल जाएगा। प्लस मैं एक फॉर्मूला शीट भी आपको पिन कर दूंगी कमेंट्स में, तो उधर से आप फॉर्मूला के अलग से भी देख सकते हो। प्लस जो ये PDF मैं आपको दूंगी, आप इसमें भी आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। बट इस PDF में आपको सब एक साथ में मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स भी हैं, उसके साथ में ही हमारे फॉर्मूलाज है। बट फॉर्मूला शीट में आपको एक सेपरेट सिर्फ फॉर्मूलाज का वो शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो पहला जो हमारे पास कंसेप्ट आता है इम्पॉर्टेंट, वो है हमारा पॉपुलेशन और सैंपल का। तो पॉपुलेशन क्या होती है? तो पॉपुलेशन इट्स द टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक ऐसा टोटल कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, या आप बोलो ग्रुप का, पूरा ग्रुप का एक ऐसा कलेक्शन होता है, पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं उसके बारे में जानने के लिए, वो होती है हमारी पॉपुलेशन। और सैंपल इसका एक सब ग्रुप होता है, या सबसेट कह दो, वो होता है हमारी पॉपुलेशन का, जिसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल अगर आपको दूं, तो मानो अगर हमारे पास एक पूरी लोकेलिटी है, इसमें 50 हाउसेज है। अभी 50 हाउसेज की लोकेलिटी में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मतलब ये टोटल कलेक्शन है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तो ये तो हो गया मेरी पॉपुलेशन, ठीक है। बट अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि आप इसमें से अपने कुछ हाउसेस सेलेक्ट करो एंड उस पर सर्वे रन करो, तो मैं सर्वे रन करने के लिए मैंने बोला ठीक है कि मैं इसी लोकेलिटी में से 25 हाउसेस, कोई भी रैंडमली 25 हाउसेस सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसको डिटेल में स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो वो डिटेल में स्टडी हो रही है मेरे 25 हाउसेस, तो वो क्या है, इन्हीं 50 हाउसेस में से लिए हुए 25 हाउसेस है, इसी लोकेलिटी में से लिए हुए 25 हाउसेस है। मतलब क्या, ये इसका सब ग्रुप ही हुआ, तो ये हमारा हो गया सैंपल, ठीक है। तो आई होप आपको सैंपल एंड पॉपुलेशन का अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एग्जाम्स में बहुत बार आपको, अगर आपने PYQ की वीडियो देखी होगी, तो उसमें भी आपको देख के पता चल गया होगा कि हाँ, उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द सैंपल इन दिस केस एंड व्हाट इज द पॉपुलेशन इन दिस केस। तो पॉपुलेशन क्या है, हमारा टोटल कलेक्शन है सारे एलिमेंट्स का, टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। एंड सैंपल एक सब ग्रुप है हमारी पॉपुलेशन का, सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन दैट विल बी स्टडीड इन डिटेल, ठीक है। तो वो सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन स्टडीड इन डिटेल, ठीक है। तो ये दोनों आपको चीजें याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल मैं लेकर भी आई हूँ। सपोज अ सर्वे इज कंडक्टेड टू नो द प्राइजेस ऑफ ऑल हाउसेस इन तमिलनाडु एंड 1000 हाउसेस वर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्बन एरियाज ऑफ तमिलनाडु फॉर दिस स्टडी। अब इसमें बताना है कि इसमें सैंपल क्या है और पॉपुलेशन क्या है। तो देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, पॉपुलेशन इज द टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब टोटल कलेक्शन यहाँ पे क्या हुआ, सारे हाउसेज हुए जो तमिलनाडु में है, तो ऑल हाउसेस इन तमिलनाडु तो हो गया हमारा पॉपुलेशन। बट अब इसमें सैंपल क्या है, सैंपल होता है सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट विल बी स्टडीड इन डिटेल। तो 1000 हाउसेस उसने रैंडमली सेलेक्ट किए उस स्टडी के लिए। तो 1000 हाउसेस जो रैंडमली सेलेक्ट हुए थे अर्बन एरियाज में से, तमिलनाडु के अर्बन एरियाज में से, वो हो गए हमारे सैंपल। जो पॉपुलेशन इज द population is all the houses in Tamil Nadu and sample is the 1000 houses randomly selected from the areas of Tamil Nadu, that is our sample, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, डिस्क्रिप्शन देना, समराइजेशन प्रोवाइड करवाना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज दैट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड समराइजेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इज दैट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज कंसर्न विद ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन्स फ्रॉम द डेटा इज कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप इजीली समझ जाओ किसी भी चीज का, इसमें ना तो कोई आपका सैंपल का कंसेप्ट आएगा,
ठीक है ना, कोई आपका पॉपुलेशन का कंसेप्ट आएगा, आपको सीधी सीधी कोई एक लाइन दे दी गई होगी एंड उस लाइन को देख के आपको बताना है कि इससे हमें डिस्क्रिप्शन मिल रहा है या क्या। और अगर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जब भी आएगा तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैसे आए, कंक्लूजन किस बेसिस पे आएगा, तो जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसमें से हम एक सैंपल ले लेंगे, वो सैंपल पे उस पूरे सैंपल को हम सर्वे रन कराकर और पूरी पॉपुलेशन को उस सैंपल से हम कंक्लूड कर देंगे। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमेशा आपको पॉपुलेशन एंड सैंपल का रिक्वायरमेंट होता है, वेर इन द केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उसमें आपको बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ हम ये सैंपल मान लेते हैं, ये पॉपुलेशन मान लेते हैं, उधर आपको डायरेक्ट अपना ब्रेन अप्लाई करना है कि हाँ डायरेक्ट एक नॉर्मल स्टडी हो रही है बिना किसी सैंपल एंड पॉपुलेशन के उस पर डीप में जाकर कि हाँ ये सैंपल इसको डिस्क्राइब कर रहा है पॉपुलेशन को या नहीं। जब भी आ जाए कि सैंपल से हमारे पूरे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन बने तो वो होता है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वेयर एज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डज नॉट हैव द केस ऑफ अ सैंपल एंड अ पॉपुलेशन। इसमें स्टेटमेंट आपको आराम से मिलेगा एंड वो स्टेटमेंट देख के आपको बताना है कि वो हमारे पूरे सैंपल में कंक्लूजन क्या दे रहा है, वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन दे रहा है या एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अगर नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी, बट अगर वो पूरा पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन दे रहा है हमारा सैंपल तो वो हमारी हो जाएगी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वो हो जाएगी हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अभी जो मैंने आपको समझाया वही है, लाइक इफ द पर्पस ऑफ द स्टडी ऑफ एनालिसिस इज टू एग्जामिन एंड एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्टेड डेटा ओनली देन द स्टडी इज डिस्क्रिप्टिव। जो हमने डेटा कलेक्टेड किया है उसके बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, उसी को एग्जामिन करना है, तो हमारा जो स्टडी होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी। एग्जाम्पल देख लो, अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स गेव एन एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज कैलकुलेटेड एज 65. This type of study is called descriptive statistics because here we are just summarizing the data, that is calculating the average marks. अब आप इधर ये बोलोगे क्या कि a class of 50 students gave an exam, तो इसको हम population मान लेते हैं, बट population आगे अब इसको sample कैसे मानोगे, sample कहाँ पे मानोगे, sample कोई है ही नहीं, तो ये आप मान लो कि हमें एक population ही दी हुई है एंड population पे ही हमें को डिस्क्राइब कर दिया, समराइज कर दिया डेटा को कि जो एवरेज मार्क्स है पूरी क्लास का वो 65 है। बट वहीं अगर वो बोल देता कि 65 a class contains of 50 students gave an exam and 25 students were randomly selected for the कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मार्क्स, तो अगर वो बोलता कि द एवरेज मार्क्स इज कैलकुलेटेड एट 65 तो हम ये बोलते द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 65। तो वो जो एवरेज मार्क्स जब हम बता रहे हैं वो क्या 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेसिस पे हम पूरी पॉपुलेशन को कंक्लूड कर रहे हैं, तो वो उस केस में इन्फ्रेंशियल हो जाती। बट इधर ना तो हमारा सैंपल का केस है ना हमारा पॉपुलेशन, हमें डायरेक्ट कोई सा एक एक स्टेटमेंट दे दिया गया है एंड उसको डिस्क्राइब कर दिया, समराइज कर दिया, तो हमें ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मिल गई। But inferential statistics, if the information is obtained from a sample of a population and the purpose of the study is to use that information to draw conclusion about the population, then the study is inferential. ठीक है, अभी मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि inferential study हमारी population को पूरा conclude कर देती है, एक sample हमारी पूरी population के ऊपर conclusion देता है। ठीक है, तो वो होती है हमारी inferential statistics। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देख लो, अ टीचर वांट्स टू नो द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो अब ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल हमारी हो गई पॉपुलेशन। ठीक है, population, since there is a large number of students in the school, the teacher collects a sample of students from the school and calculates the average marks of the selected students, which is say 60 marks. Then teacher made the conclusion that average marks of all students in the school is 60. अब उसने देखो कुछ बच्चों के सैंपल उठाया, सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल, तो सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्कूल इज आवर सैंपल, तो उसने वो सैंपल उठाया एंड उसी सैंपल के बेसिस पे उसने अपना कंक्लूजन बना दिया पूरी पॉपुलेशन के बारे में। उसने सैंपल पता नहीं कितने बच्चों का उठाया होगा, बट उसने जो सारे बच्चे हैं स्कूल में उनके ऊपर ये कंक्लूजन बना दिया कि उनका एवरेज मार्क 60 है। ठीक है, तो ऐसी टाइप की स्टडी इन्फ्रेंशियल होती है। ठीक है, आगे आता है हमारे अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज दैट डेटा दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड मैनर। Unstructured information is typically text heavy but may contain data such as dates, numbers, facts as well. Also, unstructured data requires more work to process and understand.
अब एक तो मेरे को दिया गया होगा कि आप इन डेट बच्चों का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करो, तो मेरे पास बच्चों के नाम सब्जेक्ट्स ऐसे 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 लिखा गया होंगे, ठीक है, कि मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, हिंदी में इतने मार्क्स हैं और साइंस में इतने मार्क्स हैं। और एक मेरे पास होगा कि नेम है और यहाँ पे आपको मार्क्स दिए गए हैं सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इन हिंदी, ठीक है, और ऐसे ऐसे और रोज बनाई हुई है चार चार। तो मेरे को ये समझना इजी होगा या ये समझना, मेरे को ये प्रोसेस करना इजी होगा या ये प्रोसेस करना इजी होगा, क्योंकि मेरे पास मार्क्स सीधा इधर। अब कहीं पे अब हर में मैं ऐसे पांच 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 पता नहीं कितने बच्चे होंगे, उनके ऐसे देखती रहूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। वो भी काम हो जाएगा बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं करने के लिए हमारे पास में हम स्ट्रक्चर डेटा की हेल्प ले लेते हैं कि उसको एक अच्छे से प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हम ऑर्गेनाइज करके दे दें, ताकि वो हमें यू नो समझने में और उसके ऊपर अगर कोई हमें वर्क करना है, प्रोसेस करना है, तो वो करने में हमारा इजी हो जाए। एक तो हमारा एक हमारे अलमारी होती है जिसमें सारे ही हमने सारे टाइप्स के क्लॉथ्स एक ही बार में डाले हुए होते हैं, जब फॉर्मल इनफॉर्मल सब एक ही बार में घुसेर दिए। बट एक हम अलमारी में रखते हैं कि हम एक साइड में हमारे फॉर्मल क्लोथ्स रखते हैं और एक साइड में हमारे इनफॉर्मल क्लोथ्स रखते हैं। तो आपको क्लोथ्स निकालने में किस में ईजी होगा, जो आपने अरेंज करके रखा है दोनों को, तो आपको कहीं पे भी जाना होगा अगर फॉर्मल पार्टी में तो वो निकाल लिया, बट अगर घर में ही पहने होंगे तो आपने इनफॉर्मल क्लोथ लगा दिए। बट इन दैट केस कि अगर आपने दोनों ही एक ही बार में ऐसे पटक दिए होंगे साथ साथ में, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में एक एक को, ठीक है। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर डेटा की हेल्प होती है, क्योंकि वो एक अच्छे फॉर्मेट में होते हैं एंड हमें मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता उसमें। इसमें सिर्फ आप अपना ये जो भी है आपको परफॉर्म करना है ऑपरेशन या कुछ भी करना है आपको उस पर एनालाइजेशन कुछ भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल हो गया हमारे यूट्यूब के कमेंट्स, इमेज फाइल, सोशल मीडिया पोस्ट, लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग एसेट्रा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा is the standardized format for providing information about a data set and it's clearly defined and searchable। वो searchable है, अभी वही है ना, searchable है। हमने जो हमारे क्लोजेट में कपड़े रखे, एक साइड फॉर्मल रखे एक साइड इनफॉर्मल रखे, तो मैं इजीली मैं उनमें से सर्च कर सकती हूँ ना। बट इन दैट केस अगर मैं सब एक बार में भर दूंगी कि हाँ इधर भी इनफॉर्मल इधर भी फॉर्मल दोनों एक ही साइड में, तो दोनों में से निकालने में तो थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा सर्च करने में तो दिक्कत होगी। तो बस यही आपको समझना है। वैसे ही हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है, इसलिए हमें डेटा को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए एंड कपड़ों को भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबल्स एंड केसेस। तो केस को हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द गिवन टेबल, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब केस भी होता है, ठीक है। तो ये आप यार तो केस इज व्हाट, केस इज अ ऑब्जर्वेशन फॉर विच data is collected। cases should uniquely identify each row in the data set। अब केस या ऑब्जर्वेशन हमारी एक ऐसी यूनिट होती है जिसके लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आप इसमें से क्या बोलोगे, इसमें से केस क्या है, किसके लिए डेटा स्टोर किया जा रहा है। हमारे अंजलि के लिए डेटा स्टोर किया जा रहा है कि हाँ वो फीमेल है, उसका डेट ऑफ बर्थ ये, उसके मार्क्स इतना आया था, उसका बोर्ड ये था। प्रदीप के लिए डेटा स्टोर किया जा रहा है, दिव्या के लिए करा जा रहा है। तो ये अंजलि, प्रदीप, दिव्या, विकास, ये सारे हमारे क्या हो गए, केसेस हो गए या ऑब्जर्वेशन हो गए, क्योंकि इनके लिए हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल हमारा वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है या ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो हर यूनिट्स में हर रोज में वेरी करता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा जेंडर वेरी कर रहा है, हमारा डेट ऑफ बर्थ वेरी कर रहा है, हमारा मार्क्स इन क्लास 10th वेरी कर रहा है, बोर्ड वेरी कर रहा है और इवन दो नेम भी वेरी कर रहा है। तो ये जो हमारे सारे कॉलम्स है ये वेरी कर रहे हैं, तो ये हमारे हो गए वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल केसेस are those for which the unit is for which the information is stored, the information is collected, and variable is that attribute that varies across all units, ठीक है। जो चेंज होता है, वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है, जो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमारा रोज केसेस को रिप्रेजेंट करती है और जो हमारी कॉलम्स है वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कम्स द कैटेगरिकल एंड द न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा नाम से पता चल रहा है इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होगी, इस पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कैटेगरीज क्या, नेम्ड कैटेगरीज। तो कैटेगरिकल डेटा हमारा एक नेम कैटेगरीज वाला डेटा होता है जिसपे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते। न्यूमेरिकल डेटा हमारा पूरा न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करता है डेटा की, और इस पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डेटा सेट दिया हुआ है स्टूडेंट्स में, तो अब इसमें न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल क्या होगा, तो अब इसमें कैटेगरीज किस में, एक तो हमारी बोर्ड की कैटेगरीज है,
3 कैटेगरीज इसमें हमें मिल रही है, आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। तो इसमें हमारी कैटेगरीज है, तो ये हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल हो गया। जेंडर में हमारी कैटेगरीज है, तो ये भी हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल हो गया। और न्यूमेरिकल वेरिएबल क्या हुआ, मार्क्स इन क्लास 10th हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल हो गया, क्योंकि हम इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मुझे बोल दिया कि इन सबके मार्क्स को ऐड करो या मीन निकालो, मैं इनको निकाल सकती हूँ, बट अगर इनका बोल दे कि मेरे को फीमेल मेल और इनका मीन निकाल के दो, मैं निकाल सकती हूँ, नहीं निकाल सकती हूँ। तो ये मार्क्स इन क्लास 10 तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल, वेयर एज द बोर्ड एंड द जेंडर इट्स आर कैटेगरिकल वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स द टाइम सीरीज एंड द क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो टाइम सीरीज डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट करते हैं, वो हमारा टाइम सीरीज डेटा होता है। एंड जो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है वो ऐसा डेटा होता है जो हम सेम टाइम पे ही ऑब्जर्व करके बता देते हैं, वो होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, द डेटा कलेक्टेड टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर इन दिल्ली फॉर 7 डिफरेंट डेज। तो अब ये 7 दिन तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो टाइम रिकॉर्डेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 7 दिन के बाद में मेरे पास एक पूरा चार्ट आ जाएगा, एक टाइम प्लॉट आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, जो ग्राफ होता है ना टाइम सीरीज डेटा का, जो वैल्यू शो करता है वो होता है हमारा टाइम प्लॉट। तो इसमें मेरे पास 7 दिन का टाइम प्लॉट आ जाएगा कि हाँ दिल्ली में इतना इतना 7 दिन में ये मंडे को ये टेम्परेचर था, ट्यूसडे को ये था, वेंसडे को ये था, थर्सडे को ये था। तो ये मेरे पास टाइम प्लॉट अच्छे से आ जाएगा। वेयरएज अगर मेरे को जानना हो कि दिल्ली में आज के दिन पे क्या टेम्परेचर है, तो वो हो जाएगा मेरा क्रॉस सेक्शनल डेटा, क्योंकि मैं उस सेम टाइम पे या सेम डे पे ही उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैंने बोल दिया कि कल दिल्ली में क्या था, तो मैं अगर कल का भी पूछ रही हूँ तो वो मैं उस टाइम का पूछ रही हूँ, उस पर्टिकुलर टाइम का ही पूछ रही हूँ, ये नहीं पूछ रही कि मेरे को हाँ 4 दिन का बताओ। अगर 4 दिन या 5 दिन आ जाए तो वो हो जाता है हमारा टाइम सीरीज, क्योंकि वो एक पीरियड में चलता है। क्रॉस सेक्शनल ये समझ लो कि जो हम सेम टाइम या सेम डे पे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा। नेक्स्ट कम्स द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो हमारे पास 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो हमारी जो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है, ये ऐसे नेम लेबल्स होते हैं या ऐसी नेम कैटेगरीज होती है जो कैरेक्टरिस्टिक बताती है एक ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, वो होती है हमारी नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो नेम, बोर्ड, जेंडर, ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा। ठीक है, और इसको है ना ऑर्डर की इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इट इज द वन नेम कैटेगरी विच डज नॉट रिक्वायर ऑर्डरिंग और देर इज नो ऑर्डरिंग इन द वेरिएबल। ये आप अच्छे से समझ लेना, इसमें ऑर्डरिंग बिल्कुल भी नहीं होती, इसको हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास ये नेम लेबल्स है, तो अगर मैं किसी का भी नाम ले लूँ, मतलब अंजलि ले लेती हूँ, अंजलि, प्रिया, ठीक है, और क्या लेती हूँ, अच्छा ये दो ही ले लेती हूँ, तो क्या इनको मैं ऑर्डर कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। बट जब बात आती है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट की, तो ऑर्डिनल स्केल भी एक टाइप का नॉमिनल स्केल ही है, बट इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास आ गया कि आपके पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल ये है, तो इनको मैं ऑर्डर कर सकती हूँ, और इनको ऑर्डर करके मेरे को रखना भी पड़ेगा, क्योंकि इनमें सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो या तो मैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डबल एक्सेल कर सकती हूँ, डबल लार्ज कर सकती हूँ, ठीक है, या मैं कर सकती हूँ डबल लार्ज, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। तो ये मैं इनको ऑर्डर कर सकती हूँ, या तो छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में। प्लस ये हमारी नेम लेबल्स ही है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रही है हमारी। तो ये एक तरह की नेम लेबल्स ही होती है, ऑर्डिनल डेटा में नेम लेबल्स ही आते हैं, बट इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, उसमें सारी प्रॉपर्टीज ऑर्डिनल डेटा की होती है, बट ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है ना, किसी भी दो चीज का जो डिफरेंस है वो जरूरी नहीं है वो नेक्स्ट दो चीजों का भी डिफरेंस सेम ही हो। बट हमारा जो इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट कहता है कि अगर हमारे पास 4 चीजें हैं, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर मानो 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास 2 ही होना चाहिए। ठीक है, वो होता है हमारा इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक फिक्स यूनिट आनी चाहिए मेरे पास में, और इसमें एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होनी चाहिए, कि मतलब अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो आ गया तो वो हमारे इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में माना ही नहीं जाएगा, फिर वो हमारा रेशियो स्केल में चला जाएगा। तो इंटरवल स्केल में आपको हमेशा ये याद रखना है कि इसमें जीरो एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी नहीं होती है, एब्सोल्यूट जीरो स्केल प्रॉपर्टी वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक फिक्स यूनिट रहता है अक्रॉस द डेटा।
ठीक है, तो वो होते हैं हमारे इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट कम्स आर रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो रेशियो स्केल भी सारा के सारे एक तरह इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट की तरह ही है कि इसमें हमें फिक्स यूनिट चाहिए सब में, बट अगर किसी भी दो के बीच का डिफरेंस अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो वो जीरो जीरो चलना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो आ सकता है रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में। ठीक है, ये भी एक फिक्स यूनिट शो कर रहा है, बट हमारे इंटरवल स्केल में वो बोलता है मुझे जीरो नहीं चाहिए, बट रेशियो स्केल बोलती है मुझे जीरो चलेगा, क्योंकि वो शो कर रहा है कि हमारे में वेरिएबल है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ वेरिएबल। हमारा जो एब्सोल्यूट जीरो स्केल प्रॉपर्टी है वो शो कर देती है एब्सेंस ऑफ वेरिएबल, एब्सेंस ऑफ वेरिएबल बीइंग मेजर्ड, वेरिएबल बीइंग मेजर्ड। ठीक है, तो ये वो हमें शो कर देती है। तो रेशियो स्केल भी एक तरह का इंटरवल स्केल की सारी उसमें प्रॉपर्टीज होती है, बस इसमें जीरो चल सकता है और इंटरवल स्केल में हमारा जीरो नहीं चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, ये मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो जब मैं पीडीएफ डालूं तो प्लीज आप ये कर लेना क्वेश्चंस, अभी मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ये सिर्फ डिवीजन वीडियो में करवा रही हूँ। नेक्स्ट कम्स आर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हमारी फ्रीक्वेंसी अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या कह दो पूरी सारी फ्रीक्वेंसीज को जब हम टोटल कर देंगे तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है, और मतलब हमेशा हर एक केस में, अभी तो मैंने जब भी ये क्वेश्चंस कराया उसमें हर केस में 1 ही आई है, तो जब भी आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करो उनको ऐड करके देख लेना, अगर 1 आ रही है तो मतलब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ए की फ्रीक्वेंसी 6 है, बी की फ्रीक्वेंसी 3 है, सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है, तो ये कितना है 6 7 8 9 10 आया, तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मेरे को बोलेगा तो क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपॉन द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी 6 है, टोटल हमारा 10 है फ्रीक्वेंसी का, तो 6/10 हमारी ए की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बी है 3 तो 3/10 हमारी बी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सी हमारा 1 तो 1/10 हमारी सी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ऐसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारी पाई चार्ट्स में यूज होती है। ठीक है, पाई चार्ट्स में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। पाई चार्ट में हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज हमारी पाई चार्ट में ही आता है, बाकी और कहीं पे भी नहीं आता है, तो पाई चार्ट में वो यूज हो जाती है। तो अगर आपको पाई चार्ट में कभी भी पूछे कि इसका हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी, अगर यहाँ मानो 50% है तो बोल दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, अगर 500 हुए, टोटल फ्रीक्वेंसी अगर 500 स्टूडेंट्स की है तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहाँ 15% है, तो आप 15% को पहले तो 100 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0.15। अब हमारे पास में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया, तो आप फ्रीक्वेंसी भी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आर पैरेटो चार्ट। आपने बार और पाई चार्ट के तो नेम सुने होंगे, बट हमारा पैरेटो चार्ट भी होता है। पैरेटो चार्ट भी एक टाइप का बार चार्ट होता है, बट बार चार्ट में क्या होता है ना, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट हमारा जो पैरेटो चार्ट है इसमें ऑर्डरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सॉर्टेड होती है अपनी फ्रीक्वेंसी के आइज में, अगर आप मानो ए के पास 6 है, बी के पास 4 है, सी के पास 3 है, डी के पास हमारे पास 5 है, तो हमारा बार चार्ट क्या करेगा, ए बी सी डी ऐसे ही अरेंज कर देगा। बट जो हमारा पैरेटो चार्ट है वो इसको या तो छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में अरेंज करेगा। तो मैं बड़े से छोटे में अगर अरेंज करवाऊंगी इसे, तो पहले मेरे पास वो पैरेटो चार्ट में ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद में हमारे पास सी आएगा, तो ये हमारा टाइप का पैरेटो चार्ट हो गया। और जब हमारा डेटा ऑर्डिनल होता है तब हमारे बार चार्ट को ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग इज इम्पोर्टेंट इन बार चार्ट। इन केस ऑफ ऑर्डिनल वेरिएबल तो उस केस में हम पैरेटो चार्ट्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल इज ऑर्डिनल देन बार चार्ट मस्ट परसीव द ऑर्डरिंग, तो उस केस में वील यूज आर पैरेटो चार्ट। ठीक है, उस केस में हमारा पैरेटो चार्ट ही यूज में आएगा। हम यही ले लो कि लार्ज मीडियम स्मॉल, एंड यहाँ पे एक्सेल तो है नहीं, तो ये है लार्ज मीडियम स्मॉल। तो या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ स्मॉल मीडियम लार्ज या लार्ज मीडियम स्मॉल, ऐसे ही उसको बार ग्राफ में अरेंज कर सकती हूँ। ठीक है, बार चार्ट में अरेंज कर सकती हूँ। तो या तो अगर मैं स्मॉल पहले ले रही हूँ तो स्मॉल डाल दो, फिर मीडियम डाल दो, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते देखते। तो इसकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे डाली हुई है, तो ये देख लो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आई हमारे पास 785। ठीक है, तो अब इसमें हम ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्डिनल है हमारा डेटा, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होता है, तो इसमें आपके पास बार चार्ट आ जाएगा। अब पाई चार्ट तब यूज होता है जब अपन कोई भी पार्ट्स कंपेयर कर रहे हैं, पूरा एक होल है हमारे पास में उसके पार्ट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हम पाई चार्ट यूज करेंगे। बट अगर हमें
दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में या कितने भी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो हमारा बार चार्ट यूज आएगा, बट अगर एक पूरे में हमें कंपैरिजन करना है तो हम पाई चार्ट का यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स द मैनी कैटेगरीज वाला चार्ट। तो मैनी कैटेगरीज वाला का चार्ट कुछ नहीं है, ये कहता है कि अगर बहुत सारी कैटेगरीज का फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम उस सारी को लेकर एक ही बार में डाल देंगे तो वो हमारा मैनी कैटेगरीज वाले चार्ट में आ जाएगा। तो इन्होंने सबको ग्रुप कर दिया, ये जो भी मैंने सेलेक्ट किया है एंड उसको एक अदर्स में लेकर डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैनी कैटेगरीज वाला चार्ट। नेक्स्ट कम्स द एरिया प्रिंसिपल। तो एरिया प्रिंसिपल ये बताता है कि जो डेटा हमने लिया है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, तो इसके कुछ मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो वायलेटिंग एरिया प्रिंसिपल वाला आता है, जिसमें हम डेकोरेटेड ग्राफ्स यूज कर लेते हैं। डेकोरेटेड ग्राफ्स कैसे, उसमें ड्राइंग बनाकर दे देते हैं, जैसे ये इसने दी हुई है तो ये ड्राइंग बनाकर दे रही, तो ये हमारे एरिया प्रिंसिपल को वायलेट करें कि हमें डेकोरेटेड ग्राफ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप हमें जो नॉर्मल है वैसा ग्राफ दे दो जिसमें हमें बार ग्राफ ये जो साइजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो पता चल जाए। अब इसमें कैसे पता चलेगी, मतलब 3 बॉटल है, 3 बॉटल उसमें एक में एक ही है, एक में 4 है, तो ऐसे है, तो इसलिए ये बोलता है हमें डेकोरेटेड ग्राफ बिल्कुल नहीं चाहिए, एरिया प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है। सेकेंड वायलेशन ऑफ एरिया प्रिंसिपल ये होता है, अब यहाँ देखो हमारा यहाँ पे पाई चार्ट में विड्थ में 15% में इतना बड़ा विड्थ है और 30% में इतना छोटा विड्थ है, तो ये भी हमारे पाई पाई चार्ट को मिसलीड कर रहा है और ये हमारा वायलेट कर रहा है एरिया प्रिंसिपल को, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक केस का वायलेशन एरिया प्रिंसिपल वायलेशन में आता है। नेक्स्ट कम्स द ट्रंकेटेड ग्राफ्स। तो ट्रंकेटेड ग्राफ्स वो ग्राफ्स होते हैं जो जिनकी बेसलाइन 0 से स्टार्ट नहीं होती है, वो डायरेक्टली 75 से उसने स्टार्ट कर दिया, तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा वो है हमारा ट्रंकेटेड ग्राफ। हमेशा ग्राफ के जो बेस लाइंस, हमेशा जब ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए तो उसकी बेस लाइन 0 से ही होनी चाहिए, उसके बाद में आप कैसे भी जाओ, बट हमेशा जब बेस लाइन 75 या कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, शुड ऑलवेज बी 0। तो ये हमारा ट्रंकेटेड ग्राफ नहीं है और ये हमारे एरिया प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहा है, वेयर एज दिस वन इज वायलेटिंग आर एरिया प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट कम द मैनिपुलेटेड वाई एक्सिस। और मैनिपुलेटेड वाई एक्सिस इसने क्यों बोला है, पहली बात तो इसमें देखो, अब यहाँ पे हमारी कैटेगरीज ये तो 80 पे एंड हो रही है और ये हमारी हो रही है 120 पर फिर भी इसने 300 तक इसने और ऊपर तक डाला हुआ है। जब यूज ही नहीं है तो ये वाई एक्सेस का मैनिपुलेशन हो रहा है, ये भी एरिया प्रिंसिपल को वायलेट करता है। तो जहां तक कैटेगरीज, अब जहां मैंने यहाँ 120 तक था तो 120 पे ही आप ग्राफ एंड कर दो, उसको और ज्यादा एक्सटेंड करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट काम है इंडिकेटिंग अ वाई एक्सिस ब्रेक्स। तो हम जब भी ऐसे ग्राफ बनाते बनाते बीच में वाई एक्सिस का ब्रेक डाल देते हैं, बोलता है ये एरिया प्रिंसिपल को वायलेट करता है कि हम बीच में क्या माने, कि मतलब यहाँ पे 4 था उसके बाद में ऊपर चला गया, क्या माने, तो ये भी एरिया प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कम द राउंड ऑफ एरर्स। और राउंड ऑफ एरर्स बेसिकली हमारे पाई चार्ट में ही होते हैं, जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को राउंड ऑफ करके लिख देते हैं एंड फिर जब हम उसको 100% जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 100 से ज़्यादा ही आ जाता है, और वो हमारा बिल्कुल भी हो नहीं सकता है कि हमारे पूरे सर्कल में जो सारी विड्थ का जो हम परसेंटेज ले रहे हैं वो 100.5% ऐसे तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, पर वो हो जाता है कभी कभी। अब जैसे इसने 22.3 है, 35.6 है, 12.6, 11, 18.5, तो इसने अगर इसको 19 ले लिया और इसने अगर पाई चार्ट के केस में इसको अगर 37 ले लिया तो हमारा जो 100% है तो वो पाई चार्ट में गलत आएगा। तो ये देखो इसने 18.5 ही रखा है इसको, चलो ठीक है, इसने 11 रखा है, यहाँ पे इसने 13 कर दिया, 12.6 को इसने 13 कर दिया, ओके, इसने 35 को 36 कर दिया, हाँ यहाँ मैंने 37 लिख दिया, यहाँ 36 होगा, और यहाँ पे इसने 22.3 था तो इसने 22 ही लिख दिया। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 100% तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, उससे ज्यादा या उससे कम आएगा जो हमारे एरिया प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा, तो हमें राउंड ऑफ करके भी कभी भी वैल्यूज नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आर डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। तो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स ऐसे डेटा सेट्स होते हैं जो हमारे, ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे डेटा सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं, वो होते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। तो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स या तो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी को बताते हैं या वो कितना वेरिएट कर रहा है डेटा सेट उसके बारे में बताते हैं। तो हमारा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दीज आर द मेजर्स दैट इंडिकेट द मोस्ट टिपिकल वैल्यू और द सेंटर ऑफ अ डेटा सेट। सेंटर पता चला या मोस्ट टिपिकल वैल्यू कौन सी सबसे बार बार आ रही है उसके बारे में पता लगा देते हैं। ठीक है, बट मेजर ऑफ dispersion, these measures indicate a variability और spread of a data set, कितना वेरिएट कर रहा है वो डेटा सेट या उसका कितना स्प्रेड है डेटा सेट का वो बता देता है। तो जो हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है सिर्फ यही हमारी
कैटेगरिकल वेरिएबल में यूज होती है, ठीक है, यही सिर्फ हमारी कैटेगरिकल वेरिएबल में यूज होती है, क्योंकि हमारी जो मेजर ऑफ वेरिएशन है या मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, तो जो हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल है उसमें हम बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि वो डेटा सेट कितना वेरिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेजर ऑफ वेरिएशन हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल नहीं आती है, सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम कैटेगरिकल वेरिएबल में करते हैं, बट इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल ये दोनों ही हमारी यूज होती है न्यूमेरिकल वेरिएबल के केस में, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा मोड, जब हम कैटेगरिकल वेरिएबल में अभी बात कर रहे हैं उसकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, तो जो हमारा मोड होता है वो क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, या पाई चार्ट में बात करूँ सबसे बड़ी विड्थ जिसकी होती है, पाई स्लाइस जिसकी सबसे बड़ी होती है, वो होता है हमारा मोड, ठीक है। और सेकंड आता है हमारा मीडियन। अब मीडियन हमारा जो होता है वो हमें उसकी मिडिल वैल्यू बता देता है, तो मीडियन हमारा सिर्फ ऑर्डिनल डेटा के लिए फाइंड कर सकते हैं हम, केस ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल, ऑर्डिनल डेटा इन केस ऑफ कैटेगरिकल। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ ऑर्डिनल डेटा के लिए ही हम फाइंड कर सकते हैं मीडियन, जब हमारा कैटेगरिकल डेटा हो तो मीडियन में हमें डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, और जब तक उसमें ऑर्डरिंग होगी ही नहीं तो मैं उसको डेटा को अरेंज कैसे करूंगी। तो हमारा ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, नेम लेबल्स विथ रैंक और ऑर्डर, इट्स इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हमारे ऑर्डिनल डेटा में ही होता है। ये अभी हम कैटेगरिकल डेटा की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ मीडियन और मोड ही फाइंड कर सकते हैं, मीन तो फाइंड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो median can be defined only for ordinal data whereas mode is defined for both nominal as well as ordinal data। तो mode तो हमारा दोनों में निकाल सकते हैं, नॉमिनल में भी निकाल सकते हैं और ऑर्डिनल में भी निकाल सकते हैं, बट मीडियन हम हमारा सिर्फ इन द केस ऑफ कैटेगरिकल वेरिएबल हम इसका सिर्फ उसमें ऑर्डिनल में ही निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो काउंट किया जा सकता है, जो मेजर नहीं कर सकते हैं, एंड उसको और हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एक ही पार्ट में हम उसे रख सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो एक वो बहुत छोटे छोटे नंबर से ये बना हुआ होता है। तो डिस्क्रीट डेटा इज दैट डेटा दैट इज काउंटेड नॉट मेजर्स एंड कांट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल एंड यूनिक नंबर्स, सारा एक इंडिविजुअल होगा और एक यूनिक नंबर से बना हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस होल्ड, जितने भी नंबर है उसको काउंट कर सकते हैं। तो अगर मानो 5 हो गया तो 5 डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल एंड यूनिक नंबर्स या यूनिक मेंबर्स, ठीक है। और हमारा जो कंटिन्यूअस डेटा होता है वो ऐसा डेटा होता है जो काउंट नहीं करा जा सकता है, उसको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो a continuous variable usually involves a measurement of something. Continuous data is a type of quantitative data that can take only the value within a range, on any value within a range, कोई range में ही value उसकी आएगी, including fractions and decimals. It can be measured on an infinite scale and the difference between any two values can be arbitrarily small. कितनी भी छोटी से छोटी वैल्यू इसमें आ सकती है, बट हम जो डिस्क्रीट वेरिएबल है उसको तोड़ ही नहीं सकते हैं स्मॉलर पार्ट्स में से। बट कंटिन्यूअस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, एंड वो किसी भी रेंज में अपनी वैल्यूज ले सकते हैं, फ्रैक्शंस में ले सकते हैं, डेसिमल्स में ले सकते हैं, या एक इनफाइनाइट स्केल पे भी हम उसे मेजर कर सकते हैं, और जो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो बहुत छोटे से छोटा भी आ सकता है, आर्बिट्ररीली स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, height of a person, speed of a vehicle, etc. अब हम डिस्क्रीट डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, तो डिस्क्रीट डेटा हमारा जो हम कर सकते हैं उसे, या तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इनसे भी हम उसको इजीली डिस्क्राइब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो वी कैन प्रोसीड इन टू फॉलोइंग वेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डिस्क्रीट डेटा। फर्स्ट, इफ द डेटा सेट कंटेन्स ओनली अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट और डिफरेंट वैल्यूज, इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इट इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, और ईच क्लास रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट वैल्यू दैट इज अ सिंगल वैल्यू अलॉन्ग विद इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो दो तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल में, अगर जैसे मानो मेरे पास में 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी करके तो मैं ऐसे इसको अरेंज कर सकती हूँ, बट अगर मेरे पास एक क्लास रिप्रेजेंट हो रही है पूरी के 50 है, तो उस 50 क्लासेस को सिंगल सिंगल वैल्यू में मैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ भी अकरेंस की फ्रीक्वेंसी की अकरेंस के साथ में भी अरेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो suppose a data set reports the number of people in a household and the data for the responses of 15 individuals। तो 15 individuals का आया, तो इसमें से पहले तो distinct values ले लो, तो distinct हो गई हमारी 1 2 3 and 4 and 5। तो 1 2 3 4 5 टेबल है क्या इसमें, हाँ है, ठीक है, एकदम सही लिखे। देखो अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है हमें, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं हम इसकी। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1,
और 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी, 2 की 1 2 3 3 है इसकी फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 5 है इसकी फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 की फ्रीक्वेंसी 4 और 5 तो एक ही दिख रहा है, तो 5 एक ही है। इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा आएगी, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, देखो 6 4 10 10 एंड 3 13 13 एंड 2 इट्स 15 15 एंड 1 16, तो 2/16 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसकी 3/16, इसकी 6/16 एंड इसकी 4/16 और इसकी 1/16, ठीक है। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। बट जब हमारी बात आती है कंटिन्यूअस डेटा की, तो कंटिन्यूअस डेटा को हमको क्लासेस में रिप्रेजेंट करके उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ क्लासेस, द अप्रोप्रिएट नंबर इज द सब्जेक्टिव चॉइस, द रूल थंब ऑफ between 5 and 20 classes, each observation should belong to some class and no observation should belong to more than one class. It is common although not essential to choose class intervals of equal length. अच्छा, इसमें मैंने आपको जैसे बताया क्लासेस के इंटरवल्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो अब मानो मेरे पास अगर 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए होंगे, 35 40, आगे एग्जाम्पल भी है तो उससे समझ लेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें टर्म्स देख लेते, तो हमारी जो लोअर क्लास लिमिट होती है वो होती है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो एक क्लास में जा सकती है, वो होती है हमारी लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट वो होती है तो लार्जेस्ट वैल्यू दैट कुड गो इन अ क्लास, जो अपर लिमिट जो हमारी एक क्लास में जा सकती है, दैट इज आवर अपर क्लास लिमिट। जो क्लास विड्थ होती है वो लोअर लिमिट, और जो हाँ अपर लिमिट की जो आती है डिफरेंस वो होती है हमारी क्लास विड्थ। क्लास मार्क होती है एवरेज ऑफ 2 क्लास लिमिट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अ क्लास इंटरवल कंटेन्स इट्स लेफ्ट हैंड बट नॉट इट्स राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट। अब मानो मेरे पास मैंने क्लास इंटरवल लिया 40 to 50 एंड नेक्स्ट इंटरवल ले लिया 50 to 60, तो आप ये मत करना कि 50 को आप इसमें भी काउंट कर लो एंड 50 को इसमें भी काउंट कर लो। ये कह रहा है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड कंटेन करती है, राइट हैंड बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं करती है। मतलब हमारा 50 इसमें काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट वाले इंटरवल में काउंट होगा। इन द सेम वे हमारा 60 इस इंटरवल में काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। इसमें सिर्फ हमारी राइट हैंड वाली बाउंड्रीज काउंट होती है। अब इसमें मैं सारे नंबर्स ले सकती हूँ, 40 से 50 में मैं 40 से 49 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो इस फ्रीक्वेंसी में डाल दूंगी, और इसमें जितने भी 50 से 59 के बीच में नंबर्स होंगे वो मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया है, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर कोर्स विच आर एज फॉलोज। तो ये सारे मार्क्स दिए हुए हैं। अब इन मार्क्स को आपको क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना। अब क्लास इंटरवल आप कैसे देखोगे, अब जरूरी नहीं है कि आप इक्वल विड्थ का ही देखो, बट अभी के केस में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि सब में इक्वल विड्थ ही चलती रहे, ठीक है। ऐसा ही क्लास इंटरवल देखे, या तो हम ऐसे देखे 30 to 40 में देखे, फिर 40 to 50 में देखे, फिर 50 to 60 में देखे, 60 to 70 में देखे, ऐसे वाले में देखे, या आप ले लो 35 to 45 में। अब यहाँ पे मार्क्स पे डिपेंड करता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो 35 से तो स्टार्ट होते हुए मेरे को दिख गए हैं, बट मेरे को ऐसा कोई भी मार्क्स नहीं दिख रहा है जो ना 31 या 32 हो। तो आप 35 to 45 वाली क्लास विड्थ ले लेते हैं हम, तो 35 to 45, यहाँ पे आ जाएगा 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, और यहाँ पे लास्ट में हम लिख देते हैं 85 to 95, ठीक है। 85 to 95। अब यहाँ पे ऐसा भी हमें क्लास इंटरवल देखना होगा कि 95 से ना, मतलब 95 कहीं पे भी ना हो, नहीं तो नेक्स्ट इंटरवल तो है ही नहीं, तो 95 तो यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब इस क्लास इंटरवल के बीच में सारा हो जाएगा। तो बस आपको अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ऐसे कर देना। अभी मैं करूंगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। बट आप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। अब हम आ गए हैं हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल के मेजर्स पे। तो पहला हम मेजर जो न्यूमेरिकल वेरिएबल में पढ़ते हैं वो है हमारा मीन। तो मीन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए, इनको बस सारी ऑब्जर्वेशन 68 79 को सबको ऐड करो, 10 ऑब्जर्वेशन है तो जो भी आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दो, हमारे पास में मीन आ जाएगा। बट अगर हमारे पास में डिस्क्रीट या सिंगल डेटा वैल्यू की है तो उसका मीन आप कैसे निकालोगे, एक्स आई एफ आई इंटू प्लस F2 X2 प्लस F3 X3, ठीक है। तो ऐसे एफ एन एक्स एन तक जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी और उसका जो ऑब्जर्वेशन जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो हमारा डिस्क्रीट सिंगल वैल्यू डेटा का मीन आ जाएगा। और जब बात करी जाए कंटिन्यूअस डेटा का मीन की तो हमारा होगा एफ आई एम आई। अब एम आई यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा मिड पॉइंट है। तो F1 M1 F2 M2 F3 M3 टिल FN MN और अपॉन N, ठीक है।
नेक्स्ट आता है कि जब हम कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं हमारे मीन में तो उसमें क्या चेंजेस आता है। तो जब भी कोई कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं तो बोल दिया कि 5 ऐड कर दिया, बाद में टीचर ने कहा कि 5 मैं सारे स्टूडेंट्स को करूंगी, तो ये 5 हमको इस कांस्टेंट की तरह लेते हैं, मीन हमें दिया गया होगा, तो जो हमारा न्यू मीन हो जाएगा वो ओल्ड मीन प्लस द कांस्टेंट 5 है, तो जो भी ओल्ड मीन आया उसमें आप 5 ऐड कर दो। इन द सेम वे अगर हम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू मीन होगा वो ओल्ड मीन इनटू द कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस बेसिस पे भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, पीवाईक्यू देखना, आपको पता चल जाएगा कैसे टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। मीडियन जब बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल में, तो न्यूमेरिकल वेरिएबल में जो हमारी अगर ऑब्जर्वेशंस ऑड होती है तो उसका मीडियन होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, बट अगर हमारी ऑब्जर्वेशन इवन हुई तो मीडियन जो होता है वो होता है हमारी n/2th ऑब्जर्वेशन और n+1/2th ऑब्जर्वेशन का मीन, ठीक है। वापस सुन लो, जब अगर हमारी ऑब्जर्वेशन इवन हुई तो जो हमारा मीडियन होता है वो होता है n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n+1/2th ऑब्जर्वेशन का मीन, ठीक है। यहाँ पे तो मीन होगा, बट अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो भी वो ऑब्जर्वेशन होगी वो आप लिख देना साथ साथ में, ठीक है। बट इन दोनों में उन दोनों के ऑब्जर्वेशन का आप मीन लोगे। मानो अगर यहाँ पे 5th और 6th ऑब्जर्वेशन आ गई तो आप डेटा सेट में देखोगे कहाँ कौन सी 5th ऑब्जर्वेशन है कौन सी 6th ऑब्जर्वेशन है और उन दोनों का मीन लोगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा। बात करते हैं जब मीडियन में हम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऐड कर देते हैं तो मीडियन में भी हमारा सेम चलता है। कांस्टेंट अगर जो हमारा न्यू मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड मीडियन प्लस द कांस्टेंट, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा ओल्ड मीडियन इनटू द। So this point says mean is sensitive to outliers whereas the median is not sensitive to outliers। तो ये कैसे कह रहा है, तो mean is sensitive to outliers मतलब कोई भी एक बाहर से हम मानो कोई भी हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन दी हुई होगी तो उसका मैंने जब मीन लिया वो कुछ और आया, बट अगर इसी ऑब्जर्वेशन में भले मैंने एक ही ऐड क्यों ना कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया एक दूसरी वैल्यू, तो उसका जो मीन आएगा वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। बट जब हमारा मीडियन की बात करें तो वो इन दोनों केसेस में हमारा सेम ही रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि मीन सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के लिए, क्योंकि वो हर एक चीज के लिए चेंज हो जाता है, भले उसमें 1 क्यों ना ऐड करो, बट मीडियन हमारा सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोड की। तो मोड अभी आपको बताया था कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है बार चार्ट में और पाई चार्ट में जिसकी सबसे बड़ी विड्थ स्लाइस होती है वो होता है हमारा मोड। न्यूमेरिकल डेटा में भी सेम ही होता है। तो मोड अगर न्यूमेरिकल डेटा में आता है तो उसमें पूछ लिया कि अगर हमने कोई भी एक कांस्टेंट ऐड कर दिया तो जो हमारा न्यू मोड होगा दैट इज द ओल्ड मोड प्लस द कांस्टेंट, और अगर कोई भी कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ओल्ड मोड इनटू द कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो उसमें फर्स्ट हमारे पास आता है रेंज। तो रेंज इज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स ऑन रेंज, रेंज इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, ये भी सेंसिटिव होते हैं आउटलायर्स के लिए, क्योंकि अगर हमने कोई और दूसरी छोटी वैल्यू डाल दी और कोई दूसरी बड़ी वैल्यू डाल दी तो उनका डिफरेंस अलग आएगा, ठीक है। जो हमने पहले डाली हुई होगी उनसे डिफरेंस अलग आएगा, इसलिए ये भी सेंसिटिव होते हैं हमारे आउटलायर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा वेरिएंस मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो वेरिएंस हमारी वेरिएबिलिटी बताता है डेटा सेट में, और वो बताता है कितना वो डेटा वैल्यू डेविएट कर रही है सेंट्रल वैल्यू में से। तो जब हम पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार, यहाँ पे xi है, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वेयर एज इन द केस ऑफ सैंपल वेरिएंस इट इज समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार अपॉन n-1। अब ये -1 सैंपल में क्यों किया, तो ये आपके हायर लेवल में आएगा, अभी नहीं है, तो बस ये फॉर्मूलाज याद कर लेना। जब बात करते हैं कि हम वेरिएंस हमें दिया गया और उसमें कोई भी एक कांस्टेंट ऐड कर दिया हो तो न्यू वेरिएंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो हमारे न्यू वेरिएंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो कांस्टेंट ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कुछ भी करो। बट अगर आप जब न्यू बताओ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो एक वेरिएंस में, तो जो हमारा न्यू वेरिएंस होगा दैट इज नथिंग बट द सी स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू द ओल्ड वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, वो स्क्वायर रूट है वेरिएंस का ही। तो जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, एंड पॉपुलेशन सैंपल्ड वेरिएंस हो जाएगा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n-1 का अंडर रूट, ठीक है।
स्टैंडर्ड डेविएशन अगर वो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर वेरिएंस में हम कोई भी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो वो हमारा सेम ही रहता है, न्यू वेरिएंस भी। तो इन द सेम केस स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा, जो उसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम ही रहेगा ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के। बट अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है, तो उसमें जो हमारा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा दैट इज सी इंटू ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सी स्क्वायर हम लिखते थे वेरिएंस के केस में, पर वेरिएंस क्या है, अंडर रूट ही है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अगर मैं इसको सी स्क्वायर को अंदर डालूंगी तो वो रूट से बाहर आएगा, तो वो हमारा सी बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सी को ही मल्टीप्लाई करते हैं इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट कम द परसेंटाइल्स। तो परसेंटाइल्स कुछ नहीं होती है, परसेंटेज परसेंटेज की वैल्यू में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेटा सेट्स को, और कंपेयर करती है कैसे वैल्यूज कैसे एक दूसरे से डेविएट कर रही है, या कंपैरिजन उसके बेसिस पे होता है इसमें। अब कंप्यूट कैसे करते हैं परसेंटाइल्स को, तो परसेंटाइल्स में भी पहले आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, दैट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में, ठीक है। तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। फिर if np is not an integer, determine the smallest integer greater than np. The value in that position is the sample 100p percentile. If np is an integer, then average of the values in the position np and np plus 1 is the sample 100 plus 1 percentile. तो इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास में कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, मानो 5 दी हुई है, हमें बोला है कि आप 25th परसेंटाइल कैलकुलेट करो। तो 25th परसेंटाइल को पहले हमें डिवाइड 100 से करना होगा, क्योंकि एक परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई है, तो ये 0.2 आया। ठीक है, अब इसी 0.25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में क्या आएगा, 25 इंटू 5 कितना होता है, 1.25 आया। तो 1.25 आते ही हम अब 1.25 कोई वैल्यू तो बता नहीं सकते, तो हम इसका नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर लेंगे, दैट इज आवर सेकंड वन। तो हम इसमें सेकंड ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, तो हमारी जो भी सेकंड ऑब्जर्वेशन होगी वो हो जाएगी हमारी 25th परसेंटाइल। ठीक है, बट इसमें डेटा अरेंज होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आती है क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स कुछ नहीं है, ऐसी डेटा सेट होती है, वो उसको चार पार्ट्स जो चार पार्ट्स में होती है, तो क्वार्टर्स में 3 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देती है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है वो होता है हमारा 25th परसेंटाइल, उसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल कह देते हैं। जो हमारा 58% होता है उसको हम सेकेंड क्वार्टाइल कह देते हैं, ये हमारा मीडियन भी होता है। ठीक है, इट इज आवर मीडियन ऑल्सो, तो आप इसे मीडियन भी कह सकते हो। जो हमारा 78 या 75th परसेंटाइल होती है वो होती है हमारी थर्ड क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल को अगर आपको बोल दे कि आप मीडियन कैलकुलेट करो क्वार्टाइल, तो मीडियन मतलब 50th परसेंटाइल आपको कैलकुलेट करनी है। तो 50th परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है, 0.50 इंटू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर वैल्यू में आएगा, उसकी नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर वैल्यू ले लेना। ठीक है, तो आपके पास एक मीडियन आ जाएगा या क्वार्टाइल आ जाएगी, सेकंड क्वार्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में 5 नंबर समरी। तो 5 नंबर समरी कुछ नहीं होता है, एक डेटा सेट को अगर हमें समराइज करना पड़ता है इन सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेजर्स, तो वो पूरे डेटा सेट के बारे में बता देती है। तो पहले हमें उसमें मिनिमम बताना पड़ता है, फिर उसमें फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करनी होती है, फिर उसका मैक्सिमम बताना होता है। तो अगर ये डेटा सेट का पूछे तो इसमें सबसे पहले आप इसका मिनिमम बताओगे, फिर इसकी फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करोगे, सेकंड क्वार्टाइल कैलकुलेट करोगे, थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करोगे, एंड देन उसका मैक्सिमम बता दोगे, तो आपके पास 5 नंबर समरी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कुछ नहीं है, हमारा जो थर्ड क्वार्टाइल माइनस द फर्स्ट क्वार्टाइल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल माइनस द फर्स्ट क्वार्टाइल इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर आपको बोलते कि फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द गिवन डेटा सेट, तो पहले आप उसका फर्स्ट क्वार्टाइल निकालोगे, फिर आप उसका थर्ड क्वार्टाइल निकालोगे, फिर थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस कर दोगे, तो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन। तो टू फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ कंटीजेंसी टेबल। ये टू वे टेबल होती है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे बनाते हैं, तो मैंने आपको या तो सेट वन में भी करवाई है और सेट 4 में भी करवाई है। ठीक है, कंटीजेंसी टेबल का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में एक तो आएगा, या तो आपको बनी हुई दी गई होगी या आपको खुद को बनानी होगी, तो उसमें से कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो सेट नंबर 4 है उसमें आपको अच्छे से इसका एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अगर हमारी जो रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम आ जाती है वो सेम आ जाती है हर रो में या हर कॉलम में, तो हम कह देते हैं कि जो दो वेरिएबल है वो एसोसिएटेड नहीं है। अगर कभी भी आपको पूछे कि हमारे जो वेरिएबल्स है वो एसोसिएटेड है या नहीं है, तो आपको ये देखना होता है कि जो हमारी रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ रही है वो सेम है हर रो के लिए या कॉलम के लिए। अगर हाँ वो सेम है तो वो एसोसिएटेड नहीं है, और अगर वो सेम नहीं है मतलब वो एसोसिएटेड है। ठीक है। To know the association between two categorical variables from the contingency table, need to calculate either row related frequency और column related frequencies। दोनों में से कोई एक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। या तो आप यहाँ पे रो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दो हर रो के लिए या कॉलम के लिए, या आप कॉलम रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो हर कॉलम या हर रो के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम द मेजर्स ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। तो फर्स्ट आता है हमारे पास में कोवेरियंस। तो कोवेरियंस क्वांटिफाई करता है लीनियर एसोसिएशन की स्ट्रेंथ को, जिसमें हमारे जो पॉपुलेशन कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इनटू द वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, अपॉन एन। एंड जो सैंपल कोवेरियंस होता है वो होता है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई वाई बार का समेशन अपॉन द एन माइनस वन, सेम है। और जो कोरिलेशन है ये सिर्फ मेजर करता है, क्वांटिफाई नहीं करता हमारे लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज द समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू द वाई आई माइनस वाई बार। पहले आपको एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, फिर वाई आई माइनस वाई बार निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों की जो भी वैल्यूज आएगी उनका सम लेना है। ठीक है, तो उनका समेशन करके आपको फाइंड करना है। ये समझ कर लेना एक्स वाई माइनस एक्स बार का आप वैल्यू निकाल के उनको पूरा समेशन करो, और वाई आई माइनस वाई बार निकाल के उनकी वैल्यू को समेशन करके मल्टीप्लाई करो, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहले इन दोनों की वैल्यूज आ गई, इन दोनों की वैल्यूज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, फिर उन पूरे से समेशन लो। ठीक है, तो जो हमारी कोरिलेशन आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी आर की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पॉइंट बाई सीरियल कोफिशिएंट। तो पॉइंट बाई सीरियल कोफिशिएंट हमारा होता है RBP। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको सिंपलर वे में बता देती हूँ। तो इसमें हम लिखते हैं मीन ऑफ, इसमें हम पहले फाइंड करते हैं जो भी ग्रुप 1 होता है उसको, फिर हम जो ग्रुप 2 लेते हैं उसको, तो मीन ऑफ G2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला पता होता है। अब आप बताओगे यहाँ पे पॉपुलेशन लेंगे या सैंपल लेंगे, तो स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ही लेंगे इनटू, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1 में जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो, तो G1 में ऑब्जर्वेशंस माइनस द G2 में ऑब्जर्वेशन जितनी भी ग्रुप 2 में हमारी ऑब्जर्वेशंस है वो, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, टोटल ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। एंड इसी के साथ में हमने हमारा पूरा रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कर दिया अलोंग विद द फॉर्मूलाज। तो अब आप लोगों की आगे ड्यूटी बनती है, ठीक है, कि आगे आप और कितनी मेहनत कर रहे हो। आज से हमारे पास पूरा मतलब मानो वीक पड़ा है, तो अच्छे से करना। बहुत इजी पेपर आएगा स्टैट्स में, क्योंकि मैंने 4 सेट सॉल्व किए करवाए हैं, तो मुझे उससे पूरे बेसिस उसमें मैं एनालाइज यही कर पा रही हूँ कि जो पेपर है हमारा वो बहुत इजी है। अगर आपको सारे फॉर्मूलेज याद है, अगर सारे कंसेप्ट पता है, इसलिए मैंने कंसेप्ट का एक अलग सा वीडियो भी आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है। तो आई होप आप लोगों अच्छे से पेपर अपना दोगे एंड आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।